मैं नीली हंसी नहीं हंसती, कहा था तुमने एक दिन। बस उसी दिन से खोज रही हूँ नीला समंदर, नीला बादल, नीला सूरज, नीला चांद, नीला दिल। हाँ, नीला दिल, जिसके चारों तरफ बना हो तुम्हारा वायुमंडल। सफेद आभा लिए नहीं, सफेदी निकाल दी है मैंने अब अपने जीवन से। चुन लिया है हर स्याह रंग, जब से तुम्हारी चाहत की नीली चादर को ओढ़ा है मैंने। देखो तो सही, लहू का रंग भी नीला। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मेरे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं चर्चित कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, समीक्षक वंदना गुप्ता जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। नमस्कार अरुण कुमार जी। और मैं बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने अपना समय थोड़ा सा मेरे से बात करने के लिए निकाला है। दोस्तों, मैं वंदना जी के बारे में जो जानता हूं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर ले रहा हूं, बाकी तो हम इनसे बातचीत करेंगे ही। वंदना जी ने कॉमर्स से पढ़ाई की है, कॉमर्स की, और इन्होंने कंप्यूटर में भी एक डिप्लोमा किया हुआ है। और इनके अब तक जो हैं वो 7 कविता संग्रह आ चुके हैं। बदलती सोच के नए अर्थ, ये हिंदी अकादमी से प्रकाशित हुआ है। प्रश्न चिन्ह आखिर क्यों, कृष्ण से संवाद, गिद्ध गिद्दा कर रहे हैं, भावरस माल्यम, बहुत नचाया यार मेरा, प्रेम नारंगी, देह बैंगनी। इनका एक कहानी संग्रह आ चुका है, बुरी औरत हूं मैं। ये नाम भी थोड़ा सा अजीब सा है, अच्छी औरत है आप, ऐसी बात नहीं है, बुरी औरत हूं मैं इनका कहानी संग्रह का नाम है। उपन्यास इनका जो है अंधेरे का मध्य बिंदु, और दूसरा जो है वो शिकन के शहर में शरारत। समीक्षा संग्रह इनके 2 हैं, सुधा ओम धिंगरा, रचनात्मक दिशाएं, अपने समय से संवाद। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय से के सौजन्य से प्रसारित हुआ है। एक ई कहानी संग्रह भी, ई कहानी संग्रह जो है अमर प्रेम और अन्य कहानियां, ई कविता संग्रह, ये बेहया बेशर्म औरतों का जमाना है, स्टोरी मिरर ऑनलाइन पोर्टल पर। साझा कहानी संग्रह अंतिम पड़ाव, कितने गुलमोहर, गूंगे नहीं शब्द हमारे, ये 3 इनके साझा संग्रह, मतलब और लोगों की रचनाओं के साथ, कहानियों के साथ। प्रकाशित साझा कविता संग्रह 17 साझा संग्रहों में कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशित साझा पुस्तकें 10 साझा संग्रहों में आलेख, समीक्षा, व्यंग आदि प्रकाशित हैं। आप व्यंग भी लिखती हैं। प्रकाशित रचनाएं सभी जो है वो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में और वेब मैगजीन्स में इनके प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अलावा जैसे प्रमुख है कविता कोश, हिंदी समय, भारत कोश पर इनकी कविताएं सम्मिलित हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर कई बार ये कविता पाठ कर चुकी हैं। इनको 3 सम्मान मिल चुके हैं, शोभना सृजन सम्मान 2012 में, हिंदुस्तानी भाषा साहित्य समीक्षा सम्मान 2015 में, और श्रेष्ठ सृजन हेतु आखर सम्मान इनको 2020 में। और इनकी रचनाओं का अंग्रेजी में और सिंधी में, पंजाबी और नेपाली में अनुवाद हो चुका है। ये 3 ब्लॉग भी अपना चला रही हैं, जिंदगी एक, खामोश सफर, जख्म जो फूलों ने दिए, और एक प्रयास। इतना तो मेरे पास जानकारी है वंदना जी के बारे में, बाकी तो मैं इनसे बात करता हूं। पहली बात तो यह है कि वंदना जी, पहले आप ये बताइए कि कॉमर्स की पढ़ाई करते करते आप जो है वो
साहित्य की तरफ कैसे मुड़ गई? मैं सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। अ, ऐसा है अरविंद जी, मैं तो इस साहित्य की दिशा तो मेरे को नियति लेके आई है। मेरी मेरी कोई ये दिशा नहीं थी। मैं कॉमर्स की ही पढ़ाई की है मैंने। और हाँ, ये था कि कुछ शौक था शेरो शायरी का, तो वो पढ़ती भी थी और लिखती भी थी, और कुछ कभी थोड़े बहुत छोटे छोटे से आर्टिकल्स लिख लिए, इस तरीके का शौक था। और वो भी जैसे होता है कॉलेज लाइफ में सबके साथ होता है, ऐसा ही मेरे साथ था। तो मैं उसी को एक तरीके से अपने टाइम निकाल रही थी। हाँ, ये था डायरी लिखने का शौक था, तो डायरी में मैं अपनी चीजें लिखती रहती थी। और उसके बाद मेरी जैसे शादी हो गई, सब चीजें छूट गई। हाँ, पढ़ने का बहुत शौक रहा, बचपन से रहा। तो बचपन से ही ये था कि जो भी किताब हाथ में आती थी मैं वो पढ़ लेती थी। चाहे वो अच्छा, हमारे घर का माहौल था धार्मिक माहौल, तो हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकें ही ज्यादा मिलती थी। तो मैं वो भी मतलब बहुत मजे से पढ़ती थी सारी धार्मिक पुस्तकें। और कभी अपनी सिस्टर के जाती थी तो वहां पर जैसे होती है ना, चंदा मामा और नंदन वगैरह, पराग, ये सारी किताबें पढ़ी। बड़ी हो गई तो उपन्यास भी पढ़े। और कॉलेज स्कूल लाइफ में भी जैसे शरद चंद्र को और प्रेमचंद को, इन सबको पढ़ा। तो वो भी लाइब्रेरी से इशू कराया, पढ़ लिया। तो उसके बाद मतलब ये नहीं है कि मेरा ये कोई सब्जेक्ट कभी नहीं रहा। हिंदी मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स था। और उस चक्कर में मैंने कभी हिंदी पे तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं, मेरे पास था ही नहीं सब्जेक्ट। तो शादी हो गई, सब चीजें छूट गई मेरी। बस ये था कि पढ़ने का शौक था, तो पढ़ती तब भी रहती थी मैं, कुछ ना कुछ जो मुझे अच्छा लगता था मैं मतलब एक आधी मैगजीन लगा ली, जो भी एक घरेलू महिला, एक गृहिणी जो होती है, मतलब एक तरीके से फुल टाइम मैं गृहिणी हो गई। तो मैं वो जो मिलता था वो पढ़ लेती थी उस टाइम पर। फिर जब तक मेरे बच्चे थे उनको भी पढ़ाती रहती थी, सब कुछ है। बच्चे छोटे थे ना, तो कोई मुझे, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो जानती थी कि वंदना को लिखने का थोड़ा शौक है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो वो लेके आती, वंदना आज जो है ना, देखियो इन्होंने मैडम ने ये कविता लिखने को दी है, बूंद पर लिखने को दी है, तो तुम लिखवा दो, मेरे बच्चों की कविता लिख के दे दो। तो मैं वहीं, जैसे हम पार्क में जाते थे, वहीं बैठे बैठे 5-7 पंक्तियां लिखी और दे दी। तो ये सब तो बीच बीच में, मतलब आराम से, जैसे इसको मैं सोचती नहीं थी इसके बारे में कि ये कुछ मैं कर रही हूँ काम। फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए, जब मैंने उनका पढ़ाना वगैरह छोड़ दिया ना उनको, तो मैं खाली हो गई बिल्कुल। और वो टाइम था जब 2005 में हमने कंप्यूटर लिया। तो उसमें भी मैं, पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, मैं ऐसे ही अपना टाइम निकालती थी खेल के, ये वो। फिर उन्हीं दिनों में ये आता था कि अमिताभ बच्चन का एक ब्लॉग है, पेपर में ना, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आती थी कि अमिताभ बच्चन ब्लॉग पे लिखते हैं। मैं कहती, ये ब्लॉग क्या चीज है, ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। तो एक दिन उसमें ना, पेपर में एक एडिशन में ये आ गया कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। अब मैंने अपनी बिटिया को दिखाया, मैंने कहा, मेरी बिटिया है भामिनी, उसको कहा, मैंने कहा बेटा ये ब्लॉग कैसे बनाते हैं। उन्होंने दिया तो है लेकिन मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो कहने लगी मम्मी अभी बना लेते हैं। तो उसके साथ बैठ के पहले मैंने ब्लॉग बनाया, और उसके बाद अब वो कहने लगी लिखो। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं, कुछ मतलब सोचा तो था नहीं, मैं तो शौकिया बनाया था। तो उसके पहली जैसे ये रचना भी जिसे कह लो, या जो शब्द थे, वो पहला यही था, क्या लिखूं। तो उसी को लेते हुए मैंने 4-6 पंक्तियां लिखती थी, और वो प्रकाशित कर दी उस पे, ब्लॉग पर। तो 2-4 दिन बाद देखा कि उस पे रिस्पॉन्स आया हुआ था, 2-3 लोगों का रिस्पॉन्स आया। तो मैंने कहा अच्छा, ये ऐसे चलता है। तो मैंने उसको सीखा कि हाँ, ब्लॉग ऐसे चलता है। मैं धीरे 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 उस पे, मतलब ये नहीं था कि रोज लिख रही हूँ। तब तो मैं कई महीनों में, मतलब जैसे महीने में 1 बार 2 बार लिख दिया, इस तरह से उस पे लिख रही थी। बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो वो सब छूट गया था ब्लॉग। अच्छा, अब क्या हुआ कि
अगले साल तक मतलब 4-6 महीने बाद जैसे मैंने देखा तो मुझे वो ब्लॉग मिला नहीं मेरा। मैं ढूँढती रह गई, ब्लॉग गया कहाँ, कैसे खोजूँगा मैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो अब समझ तो आ गया था, एक नया ब्लॉग बना दिया और फिर उसके ऊपर मैं नियमित हो गई। और वहाँ पे जब मैं मेरी और शुरुआत मेरी कविताओं से ही हुई। तो मैं उसपे कविताएँ ही लिखा करती थी और उसमें काफ़ी लोग मुझसे जुड़ते चले गए। उसमें भी फिर भी ये था कि एक बहुत लिमिटेड लोग थे। तो मुझे तो उसका ये भी नहीं पता था कि इसके अलावा भी दुनिया है कुछ। एक ब्लॉगर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ना इन्होंने ना फ़ोटो नहीं लगा रखी, तो ये फेक है। मैंने कहा यार मुझे फ़ोटो लगानी ही नहीं आती थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उस समय ये सुन रखा था कि जो फ़ोटो मतलब लगाती हैं लेडीज़ तो उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो एक डर भी था। तीसरी बात मेरी कोई फ़ोटो नहीं खिंची हुई थी इस टाइप की कि जो इसके लिए स्पेशली खिंचवाई जाए या कुछ ऐसी हो जो उसमें लग जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि एक ये बात हुई, दूसरी बात ये हुई कि हिंदी में कमेंट करना नहीं आता था। जैसे ब्लॉग में ये तो ऑप्शन होती है कि आप हिंदी में लिख लो अपनी पोस्ट, लेकिन कमेंट्स में ये ऑप्शन नहीं आती थी। तो वो मैं अंग्रेजी में लिखती थी। तो वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए कि ये जो है फेक है, इंग्लिश में कमेंट करती है ना इनकी फ़ोटो है। तो उन्होंने एक जगह नहीं 3-4 जगह और जगह जाके जहाँ भी मैं कमेंट करती, वहाँ पे जाके वो कहती। अब मुझे चढ़ गया। मैंने कहा यार ये तो हद हो गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने नेक्स्ट डे उठा के एक पोस्ट लिख दी बहुत लंबी-चौड़ी। क्या मुझे अपना लेखन छोड़ देना चाहिए? यही मैंने उसका शीर्षक दिया। और वो लिखने के बाद कि भई ऐसे-ऐसे वो मुझे हर बार कहते हैं और मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? मुझे अभी किसी से मैं ऐसी ख़ास जुड़ी नहीं हूँ। तो उसके ऊपर मैं कहती हूँ इतने इतने कम मतलब ब्लॉगर्स आए और उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और ये कहा कि आप लिखना क्यों छोड़ेंगी? आपको नहीं पता, हम बताएँगे। तो एक थे हमारे मित्र सुशील कुमार छौक्कर, उन्होंने मुझे बताया कि वंदना आप ऐसे-ऐसे गूगल से ट्रांसलिटरेटर जो है ना वो डाउनलोड करिए और उसको जो है आप कन्वर्ट कर लिया करेंगी हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। मैंने कहा ठीक है। फिर उनसे सीख के मैंने वो किया और तब मैं उसमें हिंदी में लिखने लगी। फिर थोड़े दिन बाद मैंने एक फ़ोटो खिंचवा के स्पेशली उस पे लगाई कि जो मुझे फेक कहा जा रहा है, तो मैं फेक नहीं हूँ, ये दिखाने के लिए। तो उसके बाद मेरी एक यात्रा जिसे कहें आप, चल पड़ी क्योंकि उसके बाद मेरे साथ काफ़ी ब्लॉगर्स जुड़ गए थे। और उसमें मैंने जाना कि ब्लॉगर्स का भी एक ब्लॉग वाणी हुआ करता था पोर्टल, जिसपे इतने ब्लॉगर्स होते थे कि उनकी पोस्ट की वहाँ पर सूचना जाती थी। तो वहाँ से मैंने जाना कि और फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे आप जो है ऐसे इससे जुड़ जाइए, इस तरीके से जुड़िए, तो मैं उस तरीके से वहाँ से जुड़ी। और उन्होंने मुझे वहाँ पे फिर मैं जैसे ही पोस्ट होती थी, वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ मेरी अपना पोस्ट पहुँच जाती थी। तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो वहाँ पे इतने मतलब हज़ारों ब्लॉगर्स जुड़े हुए थे, तो वो अपने आप जो पोस्ट लेटेस्ट आती थी वो पढ़ते थे। तो हम भी वहाँ पे जाके काफ़ी पोस्ट पढ़ते थे। तो इस तरीके से ये मेरी एक शुरुआत हुई। फिर उसमें काफ़ी लोग जैसे एक थे रूपचंद्र शास्त्री जी। वो मतलब कविताएँ गज़ल वगैरह सब चीज़ें शेर, दोहे लिखा करते थे। तो उन्होंने एक चर्चा मंच बनाया। तो उसमें मुझे भी एडमिन बनाया और कहा कि वंदना जी आप भी एक दिन यहाँ पर चर्चा मंच सजाया करिए। तो उससे भी जो है काफ़ी मतलब मेरी एक पहचान बनी। क्योंकि काफ़ी लोगों की मैं मतलब अलग चुटीले अंदाज़ में चर्चा मंच सजाया करती थी। तो उन लोगों को भी बहुत मतलब सबको प्रमोट करना एक तरीके से उनकी पोस्ट को लाकर प्रमोट करना कि ये अच्छी पोस्ट है, ये पढ़ी जाएँ। एक तरह से उसको हाइलाइट करना कहलाता है, तो वो हाइलाइट हो जाती थी उसके माध्यम से। तो काफ़ी लोगों तक वो पोस्ट पहुँच जाती थी। तो इस तरीके से मेरी मतलब ये यात्रा शुरू हुई। जी, जी ब्लॉग से बताइए। शुरू किया आपने, ब्लॉग जी से हाँ, शुरू किया जी। और ब्लॉग पे आप कविताएं ही लिखती थी जी, जनरली। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, हाँ। जी, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
फिर कहानियां कब से लिखना शुरू किया आपने? ये इसका भी ब्लॉग पर ही शुरू किया इसका भी। ये मेरी 2010 के बाद की बात है, जब मैंने अपना पहले मैंने आपको बताया कि मेरे 2 ब्लॉग बन चुके थे। तो उसके बाद मैंने एक तीसरा ब्लॉग बनाया, मेरे मन में आया कहानी लेखन का अपने आप, क्योंकि वहां पे ब्लॉग्स पे हम कहानियां भी पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते अपने अंदर ही एक जैसे भावना सी आई, और मैं क्योंकि प्रेम कविताएं शुरुआत में मैंने बहुत लिखी, तो एक प्रेम का जैसे कहते हैं ना कि एक उच्चतम रूप दिखाने के लिए, या प्रेम को एक जो मैं सोचती थी कि ऐसा प्रेम होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने जो है एक ब्लॉग बनाया, एक प्रयास, जिस पर मैंने सबसे पहले एक प्रेम कहानी लिखी, अमर प्रेम। तो उससे मेरी कहानी लेखन की शुरुआत हुई, जो वहां पर मतलब किश्तों में चला करता था। ये नहीं है कि हम एक बार में डाल दी सारी कहानी, नहीं, किश्तों में चलती थी कि इतना लिखो कि जो लोग पढ़ सकें, ये ना हो कि वो आपका छोड़ के आगे चले जाएं। तो मैं थोड़ा उस पे लिख के और पोस्ट करती रहती थी। तो इस तरीके से फिर काफी लोग जो हमारे ब्लॉगर मित्र थे, उन लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, तो हम मेरा मतलब कहते हैं ना हौसला बढ़ रहा था। मतलब सबसे पहली मेरी जो कहते हैं ना नींव है, वो ब्लॉगिंग ही है। और यहाँ जो मित्र हैं, जो मेरे ब्लॉगर्स मित्र हैं, उन सबने बहुत मेरी हौसला अफजाई की हर जगह। चाहे मैंने कविता लिखी, मैंने कहानी लिखी, मैंने आलेख लिखे, तो हर जगह उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और इस तरीके से मेरा लेखन आगे चला। तो वहां से मेरी ये कहानी की यात्रा शुरू हुई। लेकिन अगर आप कहेंगे कहानी छपी कब, तो शुरुआत में 1-2 कहानियां मेरी छपी थी, लेकिन मैं मतलब बहुत संकोची थी कि मैं कहाँ भेजूं। मुझे कुछ नहीं पता था कि कहानियां कैसे कहाँ भेजी जाती हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसी टाइम पर 10-11 में ही ये फेसबुक आ गया था। तो वहां मेरे बच्चों ने वहां पे भी जुड़वाया, मम्मी आप फेसबुक पे भी जाओ। बाकी मित्र चले गए थे, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा अरे यार, मैं मेरी ब्लॉगिंग छूट जाएगी। तो कहते नहीं, आप उस पे भी आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग फेसबुक के बारे में जब लिखते थे, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे भी जाना चाहिए। तब मैं यहाँ से जुड़ी। अब यहाँ जुड़ी तो यहाँ पे देखा बहुत से लोगों की छप रही हैं, यहाँ छप रही हैं, वहां छप रही हैं। तो ठीक है भाई, छप रही है, होता होगा कुछ तरीका। मुझे तब भी नहीं पता था। अगर किसी से बात होती थी तो कहते थे हाँ, हम आपको लिंक देंगे, आप फलाना पत्रिका में भेज दो, उसमें भेज दो। तो मैंने कहा आप दीजिए उनकी मेल आईडी। लेकिन कभी मतलब देते नहीं थे मुझे कि भाई आपको कोई मेल आईडी मिल जाए तो आप अपनी कविताएं या कहानी कोई भी चीज भेज सकें। तो मुझे जल्दी से वहां से मतलब मिली नहीं। लेकिन ये था कि मेरी फेसबुक पे मैं लिखे जा रही थी बराबर अपनी चीजें, जो मुझे सही लगती थी कि भाई हाँ, ये चीज मुझे लिखना है और कहना है। मतलब कहते हैं ना, बेधड़क लिखती थी। कोई ये नहीं, कोई संकोच नहीं होता था किसी भी तरीके का। फिर मैंने देखा कि वहां पे फेसबुक पे ही आता था कि ये डायलॉग, एक कार्यक्रम होता था अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का, यहाँ पर दिल्ली में, हौसखास के पास। तो मैं ग्रीन पार्क और हौसखास के पास ही कहलाता है वो। तो मैं वहां गई। जब मेरा वहां जाना हुआ, तब मैंने देखा कि कैसे यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, किस तरीके से मतलब कविता पाठ, कहानी पाठ आदि यहाँ पे होते हैं, और उनके बारे में कितनी चर्चा होती है। तो कुछ मैंने वहां से सीखा। मतलब उससे पहले मुझे बल्कि 9 और 10 से मेरे मित्र कहते थे आप अपना छपवाती क्यों नहीं है, आपकी इतनी अच्छी कविताएं। मैंने कहा अच्छा, उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक तो चीज की ना, सब कविताओं के लिए ये था कि पैसे देके छपते हैं। अब मेरे पास भी ऑप्शन आई थी कुछ मित्रों की कि इतने पैसे दो और आपकी को इतने पेज मिलेंगे, आप इतनी कविताएं छपवा लो। मैंने कहा मैं पैसे दे के कभी नहीं छपवाऊंगी, जो मुझे बिना पैसे के छापेगा तब मैं छपवाऊंगी। और वहां के जो ब्लॉगिंग में भी मैंने ये रंग ढंग देखे थे कि खूब अच्छे से मतलब होती थी इस टाइप की बातें कि पैसे देके छप रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ठीक है,
मैं अपने उस पे रही कि मैं नहीं छप पाऊंगी इस तरीके से। तो मेरी जो लेखन में छपनी जो शुरू हुई, सबसे पहले मेरा छपा कविता संग्रह, वो भी 2014 में, और हिंदी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से ये छपा, जहां मैंने अपनी पांडुलिपि भेजी थी और वहां स्वीकृत हुई, तो वहां से मुझे पैसे दिए गए। तो वहां से मेरा छपने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसने मुझे, मतलब ये समझिए कि एक पैर रखने की जमीन दी, और वहां से मैंने अपने मतलब प्रकाशकों से बात करना मैंने सीखा कि प्रकाशकों से कैसे बात करनी चाहिए। तो उसके बाद मेरा आया सीधा, उसके बाद मेरा सीधा आया उपन्यास 2016 में। कहानी संग्रह तो मेरा 2017 में आया है। कहानी संग्रह का मतलब कहानी तो लिख चुकी थी इतने पहले, कहानी संग्रह छपा मेरा 2017 में। नहीं, जैसे कविताएं आप लिख रही थी, कविताएं तो शुरू से लिख रही थी, तो कविता संग्रह छपने के बाद अचानक आपको उपन्यास लिखने की मतलब क्यों आवश्यकता महसूस हुई, या मतलब आपको ज्यादा जोश आ गया कि अब नहीं अब तो नहीं, जोश कोई नहीं आया। मैंने कभी, मतलब कहते हैं ना, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उपन्यास लिख सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरी नियति लेके आई है, मैंने अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं चाहा। ये चीज मेरे जीवन का एक ऐसा यथार्थ है जो मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। मैंने एक कहानी शुरू की थी, जो मेरा पहला उपन्यास है, अंधेरे का मध्य बिंदु। ये लिव इन रिलेशन पर आधारित है। तो मैंने एक कहानी शुरू की, वो कहानी इतनी लंबी हो गई कि अब मैं उसमें कम नहीं कर सकती थी। और मैंने अपने एक मित्र से बात की, वो है राकेश कुमार। मैंने कहा, भाई मेरी ऐसे ऐसे कहानी है और मेरी इतनी लंबी हो गई है, तुम देखो, बताओ क्या, कैसे इसको छोटा करूं, क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कहा, जब इतनी लंबी हो गई है तो तुम उपन्यास का रूप दो इसको। मैंने कहा, मैंने तो उपन्यास कभी लिखे नहीं, मुझे पता नहीं उपन्यास का क्या परफॉर्मा होता है, किस उस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन वो कहने लगे, नहीं तुम कर लोगी, और कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा तो हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जबकि उन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा, कुछ नहीं किया था, लेकिन वो हमेशा मेरी मतलब हौसला अफजाई बहुत करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लिखो। अब मैं उसी दिशा में फिर सोचने लगी, और धीरे धीरे उपन्यास आगे अपने आप बढ़ता चला गया, पात्र अपने आप मेरे पास आते चले गए, और वो एक पूरा उपन्यास बन के तैयार हो गया। मैं मतलब अचरज में थी कि ये कैसे लिखा गया। मैं नहीं जानती कि मतलब मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि मैंने पहला उपन्यास कैसे लिख लिया। और अब आपके सामने है कि वो उपन्यास आया, और अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं पता नहीं कैसे लिख पाती हूँ। आप ये कह रहे हैं मैं उपन्यास, कहानी या कविता, मुझे नहीं पता कि कौन मेरी कलम पे बैठकर लिखवाता है। चलिए, आप मानती हैं ऐसा तो सही है, वरना ऐसा होता नहीं है। आदमी सायास ही लिखता है, उसके मन में इच्छा आती है तभी लिखता है। एक बात बताइए, ये संग्रह का नाम आपने बुरी औरत क्यों रखा है? ये संग्रह की कहानी अच्छा, इससे पहले एक सवाल ये बताइए कि जो कहानियां आप लिखती हैं वो प्रेम पर आधारित होती हैं? जैसे उपन्यास आपने बताया कि लिव इन रिलेशन में था, तो वो तो आज के समय की एक उभरती हुई सच्चाई है। तो ये जो कहानी संग्रह बुरी औरत हूं मैं, है ना, तो ये कहानी मतलब आपने इसमें कोई कहानी ऐसी होगी जिसका शीर्षक होगा ये, शायद। जी। तो क्या है ये इसमें कि बुरी औरत समाज की निगाह से बुरी औरत, या कहानी की नायिका बुरी औरत ही है? इसमें कहानी की नायिका ही बुरी औरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहानियां जो है सभी विषयों पर लिखती हूँ, जितने जो मुझे ज्यादा अपील कर जाते हैं तो मैं उन पर लिखती हूँ।
ज्यादातर मेरी स्त्री विमर्श पर हैं कहानियां। उसके अलावा वृद्धों पर भी लिखी हैं मैंने कहानी में स्पर्म डोनेशन पर भी एक कहानी लिखी है। मतलब इस तरीके से कई हैं, जैसे कोई स्मृति दोष है जो या भूल जाती है, स्मृति ह्रास की जो कहानी होती है वो लिखी है। मतलब अलग अलग बिंदुओं पर लिखी है, चाहे आत्महत्या कोई कर रहा है तो क्या कारण है, ये सोशल मीडिया है उसको लेके कहानियां लिखी हैं। तो मेरी इन कहानियों में सब तरह का आपको लेखन मिलेगा। एक सवाल है जो पहले उस सवाल का जवाब मैं अपने नजरिए से दूंगा और उसके बाद से फिर आपसे जानना चाहूंगा। जी जी। आपकी एक कहानी पाखी में छपी थी अभी पिछले कुछ महीने पहले जी। और उसकी चर्चा भी हुई। चर्चा मतलब जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से तो नहीं हुई चर्चा, लेकिन ये कहानी लिखने के लिए आपने एक रिस्क लिया, आपने बहुत जबरदस्त रिस्क लिया, क्योंकि वो कहानी आमतौर पर मतलब वो एक कॉमन ट्रेंड नहीं है सोसाइटी का, एक एक्सेप्शनल केस ऐसा हो सकता है। तो आपको लगा नहीं कि आप अभी साहित्य में बहुत अच्छी तरह से मतलब अभी मतलब जिसको कहते हैं कि साहित्यिक भाषा में नहीं मठाधीश नहीं बनी है, स्थापित तो आप हो चुकी हैं, मठाधीश नहीं है, तो साहित्य जगत जो है वो लठ लेके आपके पीछे पड़ सकता है। तो ये कहानी मतलब लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? अरविंद जी, इस कहानी का जो मूल मुझे एक समस्या कहीं मिली थी, पत्रिका में पढ़ती थी जैसे मैंने आपको बताया, और कोई 14-15 साल पहले कोई समस्या ऐसी पढ़ी थी मैंने, तो उसको आधार बनाकर मैंने ये कहानी अब लिखी। क्यों लिखी, जो आपने पूछा कि क्यों लिखी, जब मैं समाज में पिता पुत्री के संबंधों मैं यहाँ टोकना, आप वो सब जिक्र मत करिएगा, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। ये एक पत्रिका में मैंने भी बात पढ़ी है, लेकिन वो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है वो एक एडवांस कंट्री की कहानी थी शायद। नहीं, कहानी नहीं पढ़ी। नहीं, पत्रिका में मैंने कहानी नहीं पढ़ी। नहीं, साइकोलॉजिकल केस था, मैं समझ रहा हूँ। एक साइकोलॉजिकल केस का जिक्र मैंने भी पढ़ा था बहुत पहले। अच्छा। वो भी शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल पहले। अच्छा। उसमें कुछ इस तरह की ही घटना थी। अच्छा। लेकिन वो एक एडवांस कंट्री की बात थी, और वो वहां पर मदर जो है वो डॉक्टर से जाके डिस्कस करती है, और डॉक्टर कहता है कि उसका लड़का कोमा में था, एक्चुअली कोमा में था, और वो उसकी साफ सफाई करती थी। तो एक दिन उसे महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर थोड़ी सी संवेदना कहीं किसी एक बिंदु पर बची हुई है। तो वो डॉक्टर से डिस्कस करती है, तो डॉक्टर कहता है कि अगर इस डायरेक्शन में काम किया जाए तो शायद इसकी जो मतलब इसका जो कोमा है वो रिकवरी हो सकती है। ये बहुत पहले की बात है। लेकिन हमारे समाज के हिसाब से अगर देखें तो ये कॉमन ट्रेंड नहीं है, कॉमन ट्रेंड नहीं है। एक कभी कभार खास ऐसा हो सकता है, लेकिन रिस्क तो आपने लिया। जी बिल्कुल। डर नहीं लगा आपको? देखिए ऐसा है, आपने पहली बात ये पूछी थी कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई लिखने की। हाँ, मैं पहले आवश्यकता का इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब मैं समाज में देखती थी ना कि कैसे मतलब पिता ये तो हमारे अखबारों में, मीडिया में, सब में ही आती थी खबरें, वो चीज ना मुझे बहुत विचलित करती थी कि समाज में मतलब एक पिता कैसे पुत्री के साथ ऐसा संबंध बना सकता है, कैसे हो सकता है, सगा पिता। जब ये चीजें पढ़ती सुनती थी ना तो मुझे ये कहानी आके ना एकदम से क्लिक करती थी। मतलब कहानी नहीं, ये जो समस्या, मैंने तो समस्या के कॉलम में पढ़ी थी एक समस्या के रूप में। जो आपने बताई है वो कहानी नहीं थी, लेकिन मैंने एक समस्या के रूप में पढ़ा था। तो जब मैंने वो चीज पढ़ी तो ये चीज आके ना मुझे बार बार, जैसे कहते हैं ना, एक हॉन्ट करती थी
कि ये मतलब ये होता है, तो मेरे लिए ये था कि ये भी समाज में कहीं ना कहीं घटित होता है। क्योंकि मैं देखिए, मैंने आपको अपना बताया कि मैं साहित्यिक उससे हुई नहीं, बिरादरी से आई ही नहीं, मैं आई एक दूसरी लाइन से। तो मुझे साहित्य का आचार विचार नियम नहीं पता, पहली चीज, कि साहित्य किसे स्वीकार करता है और किसे खारिज करता है, मुझे इसका नहीं पता। और दूसरी बात, अगर मुझे एक समस्या दिखी, और मैं कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन जब ये ऐसी समस्या मेरे सामने आती थी तो मुझे वो समस्या याद आ जाती थी, और एक दिन वो कहानी के रूप में उतर गई। अब ये मैंने सोचा नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके से नहीं सोचा कि मैं इसको कहानी के रूप में लाऊं। लाना होता तो मैं उस वक्त लाती जब मैंने लेखन शुरू किया था, जब मैंने आपको बताया कि 2010-11 में मैंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। तो मैं पहले संग्रह में भी आ सकती थी मेरे, फिर तो ये कहानी छपने का तो नंबर बाद में आता, क्योंकि मैं पहले छपने के लिए भेजती ही नहीं थी, मुझे वो रास्ते ही नहीं पता थे। तो मैंने तो मतलब लिखने का, अगर मुझे इसके माध्यम से कोई ख्याति प्राप्त करनी होती या कुछ सोच रखा होता, तो मेरे पहले संग्रह में ये आनी चाहिए थी और मैं तब लिखती। लेकिन ये लिखी अब गई, मतलब ये समझ लगा लीजिए आप, 2017 के में मेरा संग्रह आया, उसके बाद लिखी गई है, और पिछले साल ये कहानी पाखी में आई थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हम सोचते नहीं है, लेकिन कभी कभी जब समाज में वो चीज, घटनाएं बार बार घटित होती देखते हैं, तो तब लिखने को मजबूर हो जाते हैं। और आपको, अब आपने ये बात छेड़ी है, तो मैं एक चीज और बता दूं, मेरे मोबाइल में ही कितने ही लोगों के मैसेज आए हैं कि वंदना जी, उन्होंने मतलब बकायदा कटिंग भेजी है पेपर की, छपी हुई, कि हमने ये देखा है, यहाँ पे ये हुआ है हमारे क्षेत्र विशेष में। तो कहने का अर्थ ये है कि घटनाएं घट रही हैं, हाँ, ये मैं मानती हूँ अपवाद स्वरूप है। और मैंने अब, हाँ, एक डर तो अंदर था, लिखने के बाद भी मैंने एक दो फ्रेंड्स से बात भी की थी, और अंदर से डर भी था कि ये क्योंकि जब मैं नहीं स्वीकार कर पाती जिस चीज को, वो दूसरे कैसे स्वीकार करेंगे। पहली चीज जो सबसे जरूरी है कि मैं नहीं स्वीकार सकती इस चीज को। आप ये कहेंगे, मैंने जो लिव इन पे पहला अपना उपन्यास लिखा है, उस पर मैंने क्या अपनी बात में लिखा है, ये लिखा है कि मैं लिव इन को कि घोर विरोधी होते हुए भी ना जाने क्यों उसके पक्ष में लिख रही हूँ। मेरा लिव इन का उपन्यास लिव इन के पक्ष में लिखा गया है पूरा का पूरा, और मैं उसकी विरोधी हूँ। तो कोई ना कोई मेरी कोई ना कोई ताकत है, या कहो कि कोई मेरी नियति है, मुझे लेके जा रही है, मेरी कलम पे बैठ के मुझसे लिखवा रही है। मैं नहीं चाहती जो चीज लिखना, वो चीज मेरे से लिखवाती है। तो मैं इस चीज को कैसे मतलब कहूं कि डिनाई करूं, क्या करूं, ये बताइए। तो मुझे मुझे वंदना जी से बात करनी चाहिए कि आपकी नियति से बात करना चाहिए? सच में मेरे साथ मैं खुद आश्चर्यचकित रहती हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि कहानी तो आपने लिखी, कहानी छप भी गई, कहानी की चर्चा भी हो गई, कहानी की अलग अलग खेमों में अलग अलग तरह की चर्चा हुई। आप ये बताइए, उस पर पाठकों की प्रतिक्रिया क्या रही? जी, वो ही बताया मैंने कि पाठकों की जो प्रतिक्रिया आई है, वो मेरे पास सबकी, जितने भी पाठकों की आई, सबकी पॉजिटिव आई। मतलब मेरे पास फोन आए, मतलब जिनको मैं जानती नहीं हूँ, अननोन की बात कर रही हूँ, नोन की मैं किसी की नहीं बात करूंगी, अननोन पाठकों की, और कुछ बड़े साहित्यकारों के फोन आए। वो कहने लगे हम वहां वंदना लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो माहौल है ना, वो बड़ा खराब है। तो उन्होंने मुझे अंदर खाते मेरे से बात की है, और मुझे कहा कि आपने जो समस्या उठाई है, ये समाज में हो रहा है। हाँ, तुमने उठाई है, एक पहले कारण तुम स्त्री हो, पुरुष ने उठाई होती आपके ऊपर ये इल्जाम इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन आपने उठाई है, एक स्त्री होके अगर आप ऐसा लिखेंगी, दुस्साहस करेंगी, साहस नहीं कहा उन्होंने, कहा दुस्साहस किया आपने ये, कि ऐसे सब्जेक्ट को उठा के उस पर लिखना। हाँ, मेरे पास पाठकों की प्रतिक्रियाएं, मैंने आपको बताया कि वो बहुत आई, कि हमें आपकी कहानी पसंद आई। वो इसलिए आई क्योंकि हमने समाज में देखा, बल्कि कुछ की तो मैंने पाखी में के नवंबर अंक में पिछले साल के
और क्योंकि पाखी ने मुझसे मांगा था कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो उसमें कि भाई क्यों, क्या, कैसे ये सब हो रहा है, उसके जवाब में आप लिखिए। तब मैंने उनको लिख के दिया था। तो उसमें मैंने एक पाठक का तो बकायदा मेरे पास अभी भी सेव है, उनके अब भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। ये देखिए आप, लगातार वो मुझसे जुड़े हुए हैं कि आपके मैंने ऐसे 2 घटनाओं का, एक का नहीं कहते, मैं 2 घटनाओं को साक्षी रहा हूं। और आप मजे की चीज सुनिए कि अभी रिसेंटली जैसे ये लाइव चल रहे हैं ना, मुझे एक मित्र ने बताया कि किसी लाइव के प्रोग्राम में विदेशी जो लेखक हैं और आलोचक हैं, उन्होंने, विदेशी की बता रही हूँ, वो भी देशी नहीं, विदेशी जो हैं, उन्होंने कहा कि किसी लेखिका ने ये लिखा है और आपके देश में वो चीज छुपाई जा रही है, जबकि ये हमारे यहाँ पे स्वीकार की जाती है कि हाँ हो रहा है हमारे समाज में, लेकिन वहां पे स्वीकार नहीं हो रहा है। तो मतलब उन्होंने संस्कृति के ऊपर कोई वो था, तो उसमें उन्होंने बात की और कईयों ने कहा कि हाँ ये समाज में घटित हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि उस पर बातचीत आज भी हो रही है, मेरे पास कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, क्योंकि जब एक चीज लिखी गई और आ गई तो उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, वो तो उस पर चर्चा तो होगी ही। जैसे जिस पत्रिका में ये आपकी कहानी छपी, आप बहुत सारे, आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने आपकी कहानी की तारीफ की है और बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया पत्रिका में नहीं दी लेकिन फोन पर आपसे कहा। खैर ये उनका हिपोक्रेटिक कैरेक्टर होगा, वो अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी पाठक ने उस पत्रिका में आपको कोई आपकी आलोचना, तीखी आलोचना की है, या मतलब पाठकों का तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने जो आलोचना पढ़ी ना, वो ज्यादातर यहाँ फेसबुक पे जुड़े हुए जितने भी थे, ज्यादातर उनकी थी। और बल्कि जिन्होंने, मतलब कईयों का मैंने वहां पे देखा, जो प्रतिक्रिया आई थी, उनमें से कई ऐसे थे जिनका मैं सोच नहीं सकती थी कि ये पक्ष में लिखेंगे। और तीसरी चीज कि मतलब गौतम सान्याल जी जो लिखते हैं आर्टिकल्स वगैरह, आप जानते हैं, उन तक का फोन आया मेरे पास। आप ये देखिए, उन्होंने तो पूरा आर्टिकल लिखा था, उस पे श्लील और अश्लीलता के जो महीन रेखा है उसके ऊपर उन्होंने लिखा था। उन तक का फोन आया कि उन्होंने लिया फोन नंबर और मेरे पास फोन किया। मैं उनको नहीं जानती बिल्कुल भी, पहली बार फोन आया, मैं सुन के अचंभित थी। भारत भारद्वाज जी जो कॉलम लिखते हैं, कॉलमनिस्ट हैं, उनका सबसे पहला फोन आया था मेरे पास, पहला फोन। और 2 घंटे उन्होंने बात की। मैं उनको नहीं जानती थी उस दिन तक कि कौन भारत भारद्वाज हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत मतलब साहस किया है इस कहानी को लिखने का, और जिस तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया है, ये कहानी भटक सकती थी। ये मैं उनके शब्द बता रही हूँ, अपना एक भी शब्द नहीं है। ये कहानी भटक सकती थी, लेकिन आप उसको संभाल कर ले गई। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर जो हुआ वो आपके सामने है, जो पत्रिका में प्रतिक्रिया आई वो भी सबके सामने है, बाकी जो मेरे पास आई वो मेरे पास है। नहीं, चलिए बढ़िया है, आपसे बात हो गई इस पर। आपने, क्योंकि ये एक मुद्दा था मेरे दिमाग में, अचानक ही आ गया था, मतलब कि मैंने कहा मैं इस पर बात जरूर करूंगा लेखिका से। ये एक कहानी लिखने का उद्देश्य ये होता है कि समाज में एक लेखक का, जो कहते हैं ना, एक सोचने, लेखक की क्या दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि जो समाज में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो अपने समाज के आगे रखे, ताकि उसे पता चले और उसके बाद उसका कोई हल खोजे। लेखक का दायित्व इतना है बस, कि समाज उसका हल खोजे, बस। तो मैंने इस उद्देश्य से, नहीं, मेरा लिखने का इतना ही उद्देश्य था बस। हाँ, बात सही है, बट ये है कि मेरा मानना है कि ये भी एक समस्या है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक आम समस्या नहीं है। नहीं है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि समाज में और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं,
एक लेखक को या एक लेखिका को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उस पर भी कलम चलाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना? यही जैसे यही हाँ हाँ यही बोलिए। कोशिश होती है कि जो भी समस्या हमारे समाज में आ रही हैं, हम उसके बारे में कहें। अब ये वो एक बात आ गई ना कि जो मुझे जिस समस्या मैं लगातार लिख रही हूँ। अब मैं आप मेरे दूसरे उपन्यास की बात करेंगे तो वहां पे मैंने खाप पंचायत पे लिखा है। आप जो ये कह रहे हैं कि लेखक को समाज की समस्याओं पे लिखना चाहिए, मेरी वाकई यही लेखनी में यही है कि जो समाज में समस्या आ रही है मैं उनको लिखूं। तो वो मेरा बिल्कुल बिल्कुल अलग है मुद्दा खाप पंचायत का। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहां पे क्या होता है। तो आ, हर चीज हर लेखक नहीं लिखता, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। अब मुझे जहां जो समस्या सामने दिखी मैंने उसको लिख दिया। नहीं ठीक, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी इसी को हम बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ऐसी बात नहीं है। जी देखिए आप आज की तारीख में अगर सच्चाई लिखेंगी, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में अगर आप सच्चाई लिखने बैठेंगे तब भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, है ना? आप जी कहेंगे कि बिल्कुल। आप कहेंगे कि मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, वो कहेंगे कि हम तो रिकवरी रेट हमारी बढ़ रही है। तो जी बिल्कुल। ये कोई मुद्दा नहीं है। जी लेकिन हाँ। मेरा ये कहना है कि कोई भी रचनाकार अगर किसी विषय पर लिखता है, जी चाहे वो सामान्य हो, चाहे आम हो, चाहे वो विवादित हो, चाहे अविवादित ना हो, उसको अपनी बात पे डटे रहना चाहिए। ये नहीं कि बाद में वो कह दे कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं नहीं लिखना नहीं चाहिए था। नहीं, ये इस चीज ये में तो मैं बिल्कुल अपनी रचना के साथ खड़ी हूँ। बहुत मैंने सारे लोग लिखा आपके है। साथ खड़े होंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं, बहुत सारे मैंने लोग। लिखा है, लेकिन क्योंकि मैंने एक समस्या लिखी है और मैं समस्या के साथ खड़ी हूँ। मैं ये नहीं है कि लोगों ने कहा वंदना गुप्ता को आके माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वंदना गुप्ता क्यों माफी मांगे? हमारे समाज का अगर एक समस्या है, वंदना गुप्ता ने समस्या रखी है, तो वंदना गुप्ता क्यों माफी मांगेगी? आप ये बताइए। या इससे पहले संबंधों पर नहीं लिखा गया होता तो मैं भी नहीं लिखती। मैंने इसी उसमें सब कुछ पढ़ा है और उसको लिखा। तो जो नहीं तो आप बात कर रहे हैं कि लेखक को खड़ा होना चाहिए, मैं खड़ी हूँ। इस्मत चुगताई ने जब कहानी लिहाफ लिखी तो लिहाफ लिखी थी। वो उस जमाने की एक बहुत बोल्ड कहानी थी और उस पर बोल्ड भी कहानी। विवाद हुआ। लोग तो कोर्ट वोर्ट में भी चले गए। जी बंटो हाँ। ने जो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं तो उस पर लोग कोर्ट में चले गए। तो ये जी सब तो चलता रहता है। चलिए हम लोग जी आगे बढ़ते हाँ हैं। बिल्कुल। अगला सवाल जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में जानना चाहता हूँ, कि वो थोड़ा आप जो है उसके संक्षेप में कहिएगा, क्योंकि आपकी कुछ कविताएं भी सुननी है मुझे, जी और आपके उपन्यास जो आप नए लेटेस्ट उपन्यास है या जो लिख रही हैं उसका थोड़ा सार संक्षेप बता दीजिएगा, ठीक है? जी जी मेरा सवाल ये है कि आपने चूंकि धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई, और आपका साहित्य से कोई शुरू से कोई नाता नहीं था, कोई मतलब कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, आपका कोई साहित्यकार नहीं था। आपने जी अपने बलबूते पर अपनी जगह बनाई है, और आज की तारीख में आप जो है वो साहित्य जगत को अगर आप थोड़ा बाहर, मतलब इस पूरे साहित्यिक दुनिया को एक बाहर वाले की दृष्टि से देखें, तो आपको क्या लगता है कि जो पूरा माहौल, एज ए समग्र माहौल जो है वो एक दूसरे को सहयोग करने का है, कि एक दूसरे की टांग खींचने का है, कि एक दूसरे से ईर्ष्या रखने का है? मैं आपस में महिलाओं के भी क्या स्थिति है? महिलाओं में दोस्ताना व्यवहार है, या महिलाओं में भी सास बहू वाला कुछ चक्कर चलता है? ये इस पर जरा आप बात करिए प्लीज। वैसे तो
मेरे ख्याल से आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो साहित्य में देखिए, आज से नहीं, आप अगर काफी पीछे जाएंगे, तो तब भी आप देखेंगे कि हर युग में या हर काल में साहित्य जो भी लिखा जाता है उसके ऊपर वाद विवाद होते ही हैं। पहले क्या होता था, जैसे आज से कोई 200-400-500 साल पहले शास्त्रार्थ होते थे, एक तरीके से शास्त्रार्थ होते थे। वो भी यही होता था कि आप हमें गलत सिद्ध करिए जो हमने कहा है। तो ये एक बौद्धिक विमर्श हुआ करता था जिसे शास्त्रार्थ नाम दिया गया था। आज साहित्यिक जो है विमर्श होते हैं, उसको आजकल ये नाम दे दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने अभी पीछे एक उसमें मैंने पढ़ा भी था कि संत तुकाराम जो थे उनको मतलब उनके लेखन को स्वीकारा नहीं गया जल्दी से, और उनकी जो मृत्यु हुई उसके बारे में भी एक बात नहीं है। बहुत से लोगों का यहां तक कहना है कि उनको जंगल में ले जाके मार दिया गया था। आप ये देखिए, और बाद में उनको, उनके लेखन को और चीजों को तो एक तरफ किया गया, सिर्फ जो ईश्वरीय लेखन है उसको महिमा मंडित कर दिया गया। तो ये हमारे समाज में, साहित्यिक समाज का एक रूप है और वो चला आ रहा है। हम इससे बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। विवाद हो लेकिन स्वस्थ हो, ऐसे ना हो कि हम एक दूसरे के ऊपर, कहते हैं ना, व्यक्तिगत आक्षेप करने लगे। हमें व्यक्तिगत नहीं होना, हमें लेख पे का जो लेखन है उस पे हम बातचीत करें। तो मैं इसको इसी दृष्टि से देखती हूँ। हाँ, बाकी जो हो रहा है वो आपसे भी छुपा नहीं है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी है, आपस में ईर्ष्या भी है। लेकिन मैं कहती हूँ ईर्ष्या होनी चाहिए, लेकिन वो स्वस्थ होनी चाहिए। ये ईर्ष्या होनी चाहिए कि मैं, इसने ये लिखा है, मैं इससे नहीं बेहतर लिखने की कोशिश करूं। ईर्ष्या कभी स्वस्थ नहीं होती, नहीं, प्रतिस्पर्धा जो देखिए होती है वो स्वस्थ होती है। मेरी अपनी सोच मैं अपनी दे सकती हूँ, मैं और किसी के लिए कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सबकी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच कहती हूँ कि अगर मुझे ईर्ष्या ईर्ष्या भी करूंगी ना किसी से, अगर अगर तो मैं स्वस्थ करूंगी कि वो इतना अच्छा लिख रहा है, मैं उससे बेहतर लिखने की कोशिश करूं। ईर्ष्या होनी चाहिए ऐसी, ये नहीं कि हम व्यक्तिगत स्तर पे आ जाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आम पाठक है वो आपसे विमुख होने लगता है कि ये कैसी लेखक हैं या ये कैसी लेखिकाएं हैं। मैं दोनों के संदर्भ में कह रही हूं। जब आप बातचीत के मर्यादा को त्यागते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वो लेखन जो है, जो आपकी जो छवि है वो ध्वस्त होती है। और वो लेखक हो या लेखिका हो, कोई भी हो। तो ये चीज हमें, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और तब हम कोई भी बात हमें कहनी चाहिए। और आज का माहौल जो है, अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक बहुत बन गया है। और राजनीतिक क्या, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर हर तरह का, मतलब आप ये कहेंगे कि वामपंथी भी हैं, दक्षिणपंथी है, मार्क्सवादी है, प्रगतिशील है। बल्कि मुझसे कहो तो मैं तो इन चीजों को कभी देखती ही नहीं। कहीं मैं देखती हूँ जातिगत हो रहा है। आप बिलीव नहीं कर सकते इस बात पर मेरी, कि मैं आज से साल या 2 साल पहले तक मैंने कभी इस दृष्टि से लेखन को देखा नहीं कि ये जातिगत भेदभाव हो रहा है। बल्कि मैंने पहली बार जाना कि इस तरीके से, मतलब जातिगत रूप से भी उसको प्रमोट करते हैं लोग। मतलब मेरे लिए ये आश्चर्य का विषय था कि मुझसे कईयों ने कहा कि तुम कौन से वो हो, ब्राह्मण हो क्या तुम? मैंने कहा नहीं। तो कहने फिर कैसे होगा आपका आपका प्रमोशन? क्यों आपके बारे में कोई कहेगा, क्यों आपके बारे में कोई लिखेगा आपके लेखन को? मैं सुन के दंग रह गई इस बात को। मैंने कहा क्या ऐसा भी होता है? कहने लगे ये तो बहुत होता है। मैंने
कभी भी अपने जीवन में मतलब कहते हैं ना जातिगत रूप में खांचों में बटा हुआ नहीं देखा, मैंने समग्रता में देखा था। जो भी लेखन आया, जिसका भी आया, मैंने उसका पढ़ा, उस पर लिखा, मुझे पसंद आया, मैंने लिखा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि लेखन में इस तरीके से भी मतलब बांटा जाता है कि आप उस क्षेत्र की हो। नहीं भाई, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मैं और मैं हूँ भी पूरी दिल्ली वाली ही, क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे वो दिल्ली के थे प्रॉपर, और मैं पुरानी दिल्ली की हूँ। मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसी चीजें भेदभाव देखा ही नहीं साहित्य में। अब जब यहाँ देखती हूँ तो मैं मतलब बहुत मतलब मेरे को दुख भी होता है और हैरान भी होती हूँ, दोनों चीजें होती हैं कि आप एक सवाल है यहाँ पर, जी मैं पूछना चाहता हूँ, पूछूं सवाल आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य के बाहर हम्म, जब कोई महिला अधिकारी जी या शिक्षिका जब वो सफल होने लगती है या सफल हो जाती है, जी तो उसके कोलीग और उसके अगल बगल का जो समाज होता है, कई बार तो उसके रिश्तेदार भी ये सोचने लगते हैं या सवाल उठाते हैं कि ये महिला सफल इसलिए हुई है कि इसने कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा, जी। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं उसने समझौता किया होगा। क्या साहित्य की दुनिया में भी ये जुमले चलते हैं? देखिए साहित्य की दुनिया में भी ये जुमले चल रहे हैं, आज मैं कह सकती हूँ, चलते हैं नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो भी मतलब आपने तो एक खाली शिक्षिका या अधिकारियों की बात की है, एक आम गृहिणी आती है इस प्लेटफॉर्म पर, जिसने अभी मतलब वो किस परिवेश से आई है, उसने पता नहीं जीवन में क्या सहा है, कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते। और वो यहाँ एक हिम्मत करके आज उसको एक कहते हैं ना एक खिड़की मिली है सोशल मीडिया के रूप में, और उसने कोशिश की लिखने की, अपने मन की बात कहने की, तो उसको भी आज के जो एक साहित्यिक वर्ग है उसको भी उस पर भी आक्षेप लगाने से नहीं चूकता। मैं मानती हूं कि कुछ लेखिकाएं या कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो मतलब मैं कह सकती हूँ कि इस तरीके के प्रयोग करती हैं, जो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर कुछ लेती सुनने है। में आती है। लेकिन आप एक ही कहते ना एक मछली सारे सारे तालाब को गंदा करती है, आप उस नजरिए से ना देखें। हर स्त्री ऐसी नहीं होती, ये भी समझने की बात है। तो मतलब हम सब अगर साहित्यकार हैं तो साहित्यकार का जो कहते हैं ना सोच बहुत विस्तृत होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए। उसको मतलब हर चीज को उसके अच्छे रूप में ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसके बुरे स्वरूप को आप इस तरीके से उछालें या उसकी छिछालेदार करें, वो नहीं होना चाहिए। मैं मतलब मेरी ये सोच है। अब बाकी क्या सोचते हैं ये उनका नजरिया है। क्या प्रकाशक भी मैं क्या कहूं इसमें, प्रकाशक भी क्या रचना देखते हैं या शक्ल सूरत देखते हैं? देखिए ये एक सवाल आप प्रकाशक से पूछिए। मैं प्रकाशक नहीं, नहीं हूं। मैं एक लेखिका से पूछ रहा हूँ, मतलब वो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, जानती होंगी। जी ये एक सवाल है, गंभीर सवाल है, इसीलिए मैं थोड़ा इसके लिए एक प्रॉपर मैं शब्द समझ रही इस्तेमाल हूँ, कर मैं सोच रहा समझ रही हूँ। देखिए ये बात भी हमारे सुनने में आती रही है, ये बात सुनने में आती रही है। सच या झूठ हम नहीं जानते, कितने प्रतिशत सच है कितने प्रतिशत झूठ नहीं कह सकती, क्योंकि वो सामने देखिए जो इस तरीके से प्रकाशक भी शक्ल देख के छाप रहे हैं, और अगर मान लो उनका आगे नहीं वो आगे उसको बेच नहीं पा रहे, तो ये समस्या उनकी आ जाती है कि आपने शक्ल देख के तो छाप दिया, अब उसको बेचो भी तो सही, उसको मुनाफा कैसे होगा आप बताइए।
प्रकाशक को, अगर उसने शक्ल देख के छाप दिया तो। नहीं, 250-300 तो छाप ही दे, 250-300 छाप देगा, किसी के 1000 छापता है, किसी के 500। आजकल तो ट्रेंड बदल गया, आजकल तो ट्रेंड बदल गया, आजकल तो डिजिटल छपाई हो रही है। बड़े बड़े प्रकाशक भी, मैंने यहाँ तक देखा कि 50 प्रतियां लेके आ गए और कह दिया आउट ऑफ स्टॉक हो गई किताब। तो आजकल तो डिजिटल हो गई है, आप तो 250-300 की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया आज के हिसाब से तो। लेकिन अगर वो 250-300 भी छापते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लेखिका से कहते हैं कि आप इसकी 100 या 150 प्रतियां खरीद लीजिए, और वो राजी राजी खरीद भी लेती है। अक्सर ये मैंने होते देखा है। तो प्रकाशक का वहां पैसा निकल आता है, जो उसने लगाया है लागत निकल आई। अब वो कहता है मैं आराम आराम से, कोई 2-4 जने लेते रहेंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से ये मतलब लेन देन पे चलता है फिर ये सिस्टम, अगर शक्ल देख के छापा जा रहा है। जहां तक मेरे पास जितनी नॉलेज आई है इस बारे में, जो लोगों से सुना है, वो मैंने आपको बता दिया। प्रतिभा का सम्मान होता है साहित्य जगत में? प्रतिभा का साहित्यिक सम्मान, जगत में, साहित्यकारों के बीच में, पाठकों के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, पाठक तो जी वो बिल्कुल करते ही हैं, साहित्यकारों के बीच में। जी बिल्कुल, प्रतिभा का सम्मान होता है, और आजकल तो काफी हद तक हो रहा है, जो अगर मैं अपने दृष्टिकोण से देखती हूँ। लेकिन वही है कि उसके लिए भी एक गुटबाजी, खेमेबाजी भी शुरुआत हो चुकी है, पहले से चली आ रही है, और तभी हो रहा है किसी प्रतिभा का ज्यादातर सम्मान। ज्यादातर की बात कर रही हूँ, हम लोग तो कमतर में आते हैं, किसी उसमें नहीं आते, क्योंकि हम किसी गुट में नहीं है, किसी के संरक्षण में नहीं है, कोई हमारा गॉड फादर गॉड मदर नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो किसी गुट से संबंधित हैं, खेमे से संबंधित हैं, तो वो उनका उनका तो क्योंकि वो प्रमोट हो रहे हैं, वो एक खेमा कि सभी लोग उसके बारे में अगर अच्छा लिख रहे हैं, तो बाकी लोग भी फिर उसी नजरिए से उसको देखने लगते हैं। हाँ, कुछ प्रतिभाएं हैं, वाकई हैं, जिनको जो वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वो अपने लेखन से ही सम्मानित होती है। तो दोनों तरीके के यहाँ पे चलते हैं, आप भी उनसे अनभिज्ञ नहीं। चलिए, बढ़िया है, आपसे बातचीत तो हो गई, अब आपकी कविताएं आप सुनाइए। अच्छा कविताएं कुछ 3-4-5 सुना दीजिए, छोटी छोटी तो। छोटी छोटी ही सुनाऊंगी मैं। अभी मेरी एक पाखी के इसी अंक में, सितंबर अंक में ही आई है कविता। मेरे एक मित्र ने कहा कि आप वो कविता आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो मैं वो ही सुनाती हूँ पहले आपको। मैं नीली हंसी नहीं हंसती, ये उसका शीर्षक। मैं नीली हंसी नहीं हंसती, कहा था तुमने एक दिन, बस उसी दिन से खोज रही हूँ। नीला समंदर, नीला बादल, नीला सूरज, नीला चांद, नीला दिल, हाँ नीला दिल, जिसके चारों तरफ बना हो तुम्हारा वायुमंडल। सफेद आभा ये नहीं, सफेदी निकाल दी है मैंने अब अपने जीवन से। चुन लिया है हर स्याह रंग, जब से तुम्हारी चाहत की नीली चादर को ओढ़ा है मैंने। देखो तो सही, लहू का रंग भी नीला हो गया है मेरा। शिराएं भी सहम जाती हैं लाल रंग देख कर। कितना जज्ब किया है ना मैंने रंग, बस नहीं मिली तो सिर्फ एक चीज, जिसके तुम ख्वाहिशमंद कहा करते थे। एक बार तो नीली हंसी हंस दो। देखो, नीले गुलाब मुझे बहुत पसंद है, और मैं तब से खड़ी हूँ झील के मुहाने पर गुलाबों को उगाने के लिए। नीली हंसी के गुलाब, एक अरसा हुआ नीले गुलाब उगे ही नहीं। लगता है
तेरी चाहत के ताजमहल को बनाने के बाद खुद के हाथ खुद ही काटने होंगे, क्योंकि सुना है नील की खेती के बाद जमीन बंजर हो जाती है। वाह वाह। ये है एक कविता कविता तो शानदार है, ये आपने पढ़ा बहुत अच्छे अंदाज से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई। एक कविता है आज के समय पर ही है, या ये आज जो हो रहा है उसके ऊपर है। शीर्षक है नया हिंदुस्तान। आजकल न दुस्वप्न आते हैं ना सुस्वप्न, बहुत सुकून की नींद आती है, अमन चैन की माहौल। सारी चिंताएं सारी फिक्रें ताक पर रख हमने चुने हैं कुछ छद्म कुसुम। लाजमी है फिर छद्म सुवास का होना, और हम बेहोश हैं इस मदहोशी में। स्वप्न तो उसे आएंगे जिसने खिलाने चाहे होंगे आसमान फूल। गिरेंगे तो वही जिसने की होगी चलने की कवायद। जागेंगे तो वही जिन्होंने किया होगा सोने का उपक्रम। हमने तो बेच दिए हैं अपने सब हथियार, हमने तो बेच दिए हैं अपने सब हथियार, दीन ईमान जमीन और इंसानियत। अब नया हिंदुस्तान मेरी ख्वाबगाह, अब नया हिंदुस्तान मेरी ख्वाबगाह है। वाह। ये है मेरी दूसरी कविता, जो आज के समय पे है। जो हो रहा है उससे हम विचलित होते हैं, तो कभी कभी इस तरीके की बातें भी आ जाती हैं। एक मैं स्त्री विषयक कविता सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है जरा सी बची औरत। नहीं बचाना हरा रंग जो बोने पर उगे फिर वही फसल। नहीं बचाना गुलाबी रंग जो फिर एक बार प्रेम की आंच पर तपे। एक करना है हर रंग को निष्कासित। सारा खेल ही रंगों का तो है, और इस बार रंगहीन बनाना है आसमान जो तुम्हारी बनाई लकीरों को काट सके। और कोशिश के पायदान चढ़ती, मगर फिर भी हर नकार की प्रतिध्वनि में भी जाने कैसे हर बार जरा सी बचती रही। और वो खुद को उसका भाग्य विधाता बताने वाले भविष्य बचाने को कि जरा सी बची औरत का बीज अगर संभाल सको तो संभाल लेना। भविष्य सुना है अनिश्चित हुआ करता, भविष्य सुना है अनिश्चित। क्या बात। इसमें बिंब आपने बहुत जबरदस्त रखे हैं, और खास करके जो एक औरत का बीज जो है ये लाजवाब। पांच हो गए कविताएं? 3 सुना दी है, 5 ही सुनानी है। दो और सुना दीजिए। अच्छा छोटी छोटी जी बिल्कुल छोटी ही निकालती हूँ मैं, बिल्कुल, ताकि जो है टाइम, तो मुझे भी लगता है कि बड़ी कविता ना आए। चलिए एक फिर वो ही सुना देती हूँ जो मैं अक्सर सुनाती हूँ। मेरे फुफकारने भर से, ये शीर्षक। मेरे फुफकारने जी मेरे फुफकारने हाँ जी, मेरे फुफकारने भर से उतर गए तुम्हारी तहजीबों के अंतर्गत। क्या बात। सोचो यदि डंक मार दिया होता तो गजब। इस दिन से प्रतिमानों की कठपुतली नहीं, एक बित्ते या अंगुल भर नाप नहीं, कोई खामोश चीत्कार नहीं,
जिसे सुनने के तुम सदियों से आदी रहे। अब ये समझने का मौसम आ गया। इसलिए पहन लो सारे कवच सुरक्षा का, क्योंकि आगे है उसे भी भेदना तुम्हारे अहम की मर्म पर तुमको ओ पुरुष। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डंक मारने की बात आपने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छी बात, ये अच्छी कविता है, शानदार कविता है। ये फेसबुक पर है आपके? जी हाँ है, होगी मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों काफी टाइम से अपनी कविताएं वहां नहीं लगाती हूँ, छपने के बाद ही लगा रही हूँ। तो हो सकता है फेसबुक पे हो, क्योंकि काफी पुरानी कविता है और ये संवेदन पत्रिका में छपी थी। तब चित्रा मुदगल जी का फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने मुझे इसको और 2-3 कविताओं को और पढ़कर मुझे अपने प्रोग्राम चेतना मई में आमंत्रित किया था। तो ये हो सकता है फेसबुक पर हो, क्योंकि उसके बाद सबने कहा था कि आप हमें भी पढ़वाइए, तो फिर मैंने शायद लगाई। तो एक आखिरी कविता पढ़ दीजिए। जी। शीर्षक है ठहरना एक खामोश क्रिया है। मुझे ना कहीं जाना है ना आना, मुझे तो यहीं कहीं ठहरना है। जैसे ठहरती है धूप आंगन में, जैसे ठहरती है उम्मीद मन में, जैसे ठहरती है आशा जीवन। नैराश्य के गहवरों से दूर बनाया है मैंने अपना आशियाना। यहाँ सुबह है, सांझ है, हवा है, बारिश है, मिट्टी की सौंधी खुशबू है, कण कण में व्याप्त है जीवन। जीवन वो नहीं जो जिया जा रहा, जीवन वो है जिसने बताया तुम्हें कहाँ ठहरना है, कहाँ छोड़नी है अपनी छाप, कि कायनात के अंत के बाद भी बचे रहे मेरी मुस्कुराहट के बीच, कि रक्त बीज सी उगूं और कण कण में बिखेर दूं खिलखिलाहट का बीज। हर चेहरे की मुस्कुराहट के ताबीर में मिलूं तो जान लेना मैंने जान लिया है ठहरना, मैंने पा लिया है अपना होना। शंखनाद सी गूंजूं और हो जाए जिंदगी मुकम्मल। जहाँ आने और जाने में शोर है, वहीं ठहरना एक खामोश क्रिया है, जो किसी प्रतिक्रिया की मोहताज नहीं। करके आने जाने से मुक्त मुझे ठहरने दे, क्योंकि मुसाफिर नहीं जो दो जल पी दो जो दो घूंट जल पी चल दूं गंतव्य। वंदना जी, कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं और शुक्रिया, आपको पसंद आई? मैं नहीं, मैं देख रहा हूँ इनमें गहराई भी है और इसमें विस्तार भी बहुत है। और इस कविता को तो अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है मेरा। ठहरना एक खामोश क्रिया है, सुरेंद्र नाथ कपूर जी ने इसका अनुवाद किया था आज से 2-3 साल पहले। अब हम जरा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आप जो है वो अपने उपन्यास, कोई नया उपन्यास लिख रही हैं आप? जी हाँ, नया उपन्यास लिखा जा चुका है और प्रकाशकों को भेज रखा है। उसका जिस्ट पढ़ दीजिए, उसका सारांश थोड़ा सा पढ़ दीजिए, बता दीजिए, पढ़ना क्या बता दीजिए, किस विषय पे है? मैंने विषय बता देती हूँ आपको कि ये मैंने डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनके ऊपर लिखा है। ये एक ऐसी बीमारी होती है, मतलब बीमारी क्या, एक मतलब वो इतने मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, वो जल्दी से कोई चीज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो एक जैसे होते हैं ना हमारे गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें एक गुणसूत्र फालतू हो जाता है, 26 है तो वो 27वां हो जाता है, तो उसमें जो है ये बच्चों में विकार आ जाता है कि वो बोल भी नहीं सकते अपने आप, और उनको बोलने की भी थेरेपीज दी जाती हैं। वो अपने आप चल फिर नहीं सकते,
उठ बैठ नहीं सकते, तो उनके साथ पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि कैसे उनको उठाया जाए, कैसे बिठाया जाए। मतलब ये इतनी मशक्कत होती है कि आम इंसान उसको रो पड़े। आप ये देखिए, और मैं उन पेरेंट्स को सलाम करती हूँ जो अपने बच्चों के साथ इस तरह इतनी मेहनत कर रहे हैं। जबकि बहुत से पेरेंट्स तो गर्भावस्था में ही उनका मतलब अपना अबॉर्शन करवा देते हैं, क्योंकि ये गर्भावस्था में पता चल जाता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा। तो उस काफ़ी लोग करा देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जानने के बाद भी वो अबॉर्शन नहीं करा के उनको जन्म देते हैं और उनके साथ अपना एक जीवन व्यतीत करते हैं। और ये भी है कि इन बच्चों की मतलब इन लोग की उम्र बहुत ज़्यादा जैसे हमारी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, तो इस कारण इनकी जो है मतलब 50-60 के आसपास भी इनकी उम्र अब जाने लगी है। कुछ एक केस ऐसे आए हैं और बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मतलब जो डाउन सिंड्रोम रही हैं और लेकिन आज उन्होंने अपना मतलब एक नाम किया है। तो ये उसके उनके ऊपर मैंने उपन्यास लिखा है। ये तो बहुत मोटिवेशनल उपन्यास होगा, आप अगर जी, ये छपेगा तो बहुत जबरदस्त जी, उपन्यास। जी, बस कोशिश की है आपके अपनी तरफ से। आपके सोचने का दायरा भी बड़ा है। मतलब ये है कि जो आम मैंने देखता हूँ कि जो रचनाकार, खास करके जो महिला रचनाकार होती हैं, वो घर गृहस्थी और इन सारी चीजों में ही मोस्टली पड़ी रहती हैं, और खिड़की से जो चीज दिखाई पड़ती है उस पर लिख लेती हैं कभी कभार। लेकिन ये है कि बहुत सारी महिला रचनाकारों ने विस्तार बढ़ाया है और सीमाओं को तोड़ा है, और आप उनमें बहुत उनमें से एक हैं। और आपके तो विषय सुन सुन के मैं अपने को बौना समझने लगा हूँ नहीं, नहीं सर, कि ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। नहीं मैं नहीं, अपने मैं आप को इस ये कहीं नहीं बात गिनती, कहीं नहीं हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं महामारियों पर का जो साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं विदेशी लिटरेचर काफी इसमें उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जी, तो मैंने देखा कि उस पर वो विदेशी लेखक जो विषय खोज खोज के लाते हैं, और जिस तरह से वो बुनते हैं, वो चाहे साइंटिफिक नॉवेल हो चाहे उनके फिक्शन हो, वैसे बहुत यथार्थ के धरातल पर बहुत रिसर्च करके वो लाते हैं। तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ। हमारे यहाँ एक दो नाम छोड़ करके हिंदी में इतना रिसर्च करके कोई लिखता नहीं है। अब ये मंच नहीं है कि मैं एक दो लोगों का नाम लूं, नहीं तो फिर नहीं मेरे नाम तो हमें दरवाजे पे किसी का भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे जी। लोग दरवाजे पे आ जाएंगे और फिर तो लेकिन ये एक अद्भुत है, क्योंकि आपने इस उपन्यास में तो आपने काफी रिसर्च किया होगा, और अद्भुत। इसे जल्दी से प्रकाशित कराइए, तो इस पर भी एक चर्चा करवा देंगे, हम करेंगे आपके साथ, ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और समय की कुछ सीमाएं हैं, नहीं तो हम कुछ और बातें आपसे करते। जी, मेरे दोस्तों को भी काफी अच्छा लगा होगा, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जी, उन्होंने कमेंट किए हैं, आप देख लीजिएगा। जी। और इसी के साथ हम अपनी बात यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको एक बार फिर से धन्यवाद और नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ इनवाइट किया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपने सभी मित्रों की शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हैं और मुझे लगातार सुनते रहे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं आप सबकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नमस्कार। नमस्कार।